हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ट्रिक्स के बारे में जो आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होने वाली है। इन ट्रिक्स की मदद से आपका समय तो बचेगा ही, साथ ही साथ आपके लॉजिक्स भी बिल्ड होंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं आज की लाइव क्लासेस के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी साबित होने वाले हैं। कि एक व्यक्ति एक मॉल के पास सड़क पर खड़ा है। वह मॉल से 1215 मीटर दूर था और सड़क से मॉल के शीर्ष को इस तरह से देखने में सक्षम था कि पेड़ की चोटी उसके और मॉल के बीच में है। ठीक है, बिल्कुल शीर्ष के साथ दृष्टि की कतार में थी। ठीक है, मॉल पेड़ की ऊंचाई आपको देखे रखा है 20 मीटर और वह उससे 60 मीटर दूर था। आपको बताना है मॉल, आपको क्या बताना है, मॉल कितना लंबा मीटर है, मतलब मॉल की आपको हाइट बतानी थी। मॉल की आपको यहाँ पर हाइट बतानी थी कि मॉल का हाइट कितना होगा। मॉल का आपको हाइट बताना है। अरे देखो, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, आपके जो भी आंसर आए ना, गलत सही जो भी आपका आंसर आए वो आंसर आप लिखा करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर किसी का सही आंसर आना चाहिए, मैं ये बिल्कुल भी आपसे उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि आपका आंसर सही आना चाहिए। मैं पूरी उम्मीद आपसे लगा के बैठा हूँ कि आप इस पर थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च करोगे, क्योंकि ये खर्च नहीं, ये दिमाग बढ़ेगा आपका। ठीक है, गलती यहाँ करोगे ना, वहां मैं बैठा हूँ आपको सिखाने के लिए, तो गलती करो। गलती करोगे तभी ज्यादा चीजें सीख पाओगे। गलती करने से अगर डरोगे तो आप सीख ही नहीं पाओगे कुछ। जब भी कोई कुछ नया आप सीखने जाओगे ना, तो उसमें गलतियां होंगी। ये केवल आपकी प्रॉब्लम नहीं, ये मेरी भी प्रॉब्लम है, ये हर किसी की प्रॉब्लम है, ये एक ह्यूमन प्रॉब्लम है। चाहे वो टॉपर है, चाहे वो कोई भी है, गलतियां हर कोई करता है, तो आपको भी करनी है, लेकिन उन गलतियों से सीखना हमको है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपना बिहेवियर, अपना व्यवहार बनाओ कि जो भी मैं सवाल देता हूँ ना बेटा, आप उसे ट्राई किया करो और उसे गलत कर रहे हो सही करो। ठीक है, एटलीस्ट आपने मेहनत तो की, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ठीक है, चलो पहले तो आप लोग इसका डायग्राम समझना। ये आपका एक मॉल था, ये एक मॉल था। ठीक है, ये एक आदमी खड़ा है यहाँ पर, ये आदमी खड़ा है, ध्यान से समझना, ये मॉल है, ये आदमी है। ठीक है, मॉल की ऊंचाई आपको बतानी है कितनी होगी, मॉल की ऊंचाई आपको बतानी कितनी होगी। और मॉल टोटल यहां से कितना दूर है बेटा, 1215 मीटर दूर है। ठीक है, मॉल सड़क से मॉल के शीर्ष की तरफ देखने में सक्षम एक व्यक्ति चोटी के मॉल के बीच में। ठीक है, ये एक पेड़ हो गया आपका, ये पेड़ हो गया। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई कितनी यहां पर आपकी 20, पेड़ की ऊंचाई यहां पर कितनी है 20। ठीक है, और ये इससे यहां से लेकर यहां तक अगर देखोगे ना, यहां से लेकर अगर यहां तक देखोगे, यहां से लेकर अगर यहां तक देखोगे तो ये कितना मिलेगा आपको 60। आपको बताना है कि ये इस मॉल की ऊंचाई कितनी है, आपको बताना है इस मॉल की ऊंचाई यहां पर कितनी मिलेगी। ये चीज समझ में आ रही, आपको बताना है मॉल की ऊंचाई क्या होगी। सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी, बिल्कुल अगर आपको पता है कि यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगेगी तो आप बिल्कुल लगाओ। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक दूसरा तरीका पहले बताता हूँ, उसके बाद फिर बताऊंगा कि आप शॉर्ट में कैसे करते हैं इस सवाल को। देखो, मैंने बोला टेन थीटा, यहां पर एंगल कौन सा होगा आपका, थीटा। बेटा टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब मतलब आपका 20, आधार बटे आपका 60, यही होगा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3। मतलब यहां भी कहीं आपको टेन थीटा दिखे, वहां 1/3 रख देना। अब देखना पूरे से ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, पूरे से ट्राइंगल की बात करूं, तो यहां पर टेन थीटा कितना आएगा। ठीक है, टेन थीटा बराबर कितना आएगा यहाँ पर आपका, सबसे पहले हाइट। ठीक है, उसके बाद आपका यहां से लेकर यहां तक 1215। ठीक है, ये होना चाहिए। और टेन थीटा की अभी मैंने आपको वैल्यू बताई कि टेन थीटा की वैल्यू यहां पर होगी कितनी, 1/3, यही होनी चाहिए। 3 से काटोगे यहां पर कितना जाएगा, 3 4 12, 3 5 15, मतलब इस हाइट की लंबाई आपको पता चल जाएगी। हाइट कितनी है, 405 है। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्या इतना सभी को समझ में आया। तो यहां पर बेटा आप लोगों का जो आंसर होगा वो 405 होगा। यहां पर आपका जो आंसर होगा वो कितना होना चाहिए, 405 होना चाहिए। ठीक है, 405। इसमें किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको काफी बार बताया भी है, और वो है आपका, अगर इसे मैं ऊंचाई मान लूं, इसे मैं छाया मान लूंगा, मतलब ये अगर हाइट है तो ये इसकी शैडो है, ये अगर हाइट है तो ये इसकी शैडो हो जाएगी।
याद करो, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक और सवाल हम लोगों ने लगाया है, जिसमें हम लोग हाइट बटे आपकी छाया करते हैं, ऊंचाई बटे आपकी छाया बराबर ऊंचाई बटे आपकी छाया करते हैं। तो यहाँ पर अगर छोटे वाले की ऊंचाई देखोगे तो 20 है, ठीक है, छोटे वाले की छाया देखोगे तो 60 है, बड़े वाले की ऊंचाई देखोगे बेटा नहीं पता, और बड़े वाले की छाया देखोगे 1215 है। तो 20 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे यहाँ पर 405। अब इस कॉन्सेप्ट से भी अपना आंसर निकाल सकते थे। क्लियर है? कर लोगे तो आप इस सवाल को बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक बार ट्राई आपको करना था। सवाल सॉल्व करने के बाद हर सवाल आपको आसान ही लगता है, ये भी अब आपको आसान लगेगा, लेकिन जब तक ये नहीं बना होगा तब तक ये आपके लिए टफ था। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? 405। एक त्रिभुज की भुजाएं आपको देखिए रखी है 16, 30 और 34। प्रत्येक शीर्ष पर 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त आपका एक खींचा जाएगा। तो वृत्तखंड के द्वारा घेरे गए भाग को छोड़कर शेष भाग आपको बताना है त्रिभुज का कितना होगा, मतलब उस छोड़े गए भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है। इस टाइप के तो बहुत सारे सवाल आप लोगों ने देखे भी होंगे और मैंने भी आपको काफी बार लगवाए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा देखना है कि सबसे पहले आंसर किसका आता है। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर सबसे पहले बेटा ये देखो कि ये कौन सा ट्राइंगल है, कि यहाँ पर आपको 16 देखे रखा है, यहाँ पर आपको 30 देखे रखा है, यहाँ पर आपको 34 देखे रखा है, ये है। अगर इनको आप रेशो में ले जाओगे तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर ये 15 हो जाएगा, यहाँ पर ये 17 हो जाएगा। 8, 15, 17 से आपको कुछ लॉजिक समझ में आया होगा कि मैंने बहुत बार आप लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल के, ठीक है, मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बहुत बार ट्रिपलेट्स भी लिखा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल 3, 4, 5 हो गया, 3, 4, 5 हो गया, ठीक है, 5, 12, 13 हो गया आपका, 5, 12, 13 हो गया, 7, 24, 25 हो गया आपका, एक कौन सा हो जाएगा? 7, 24, 25 हो जाएगा आपका, 8, 15, 17 हो जाएगा बेटा आपका, 8, 15, 17, 9, 40, 41 भी हो जाएगा आपका, 9, 40, 41। और अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा याद आता है तो आप लोग वो भी बताना, 11, 60, 61 हो जाएगा आपका, 11, 60, 61, 12 हटाओ, इसे 12 को हटाओ, 11, 60, 61 हो गया, ठीक है, 20, 21, 29, 20, 21, ठीक है, 29। ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज उठे चले आएंगे, और अगर ये नहीं आए ना तो इनका कोई मल्टीपल फॉर्म आ जाएगा, जैसे इस सवाल में आपको देखे रखा है। 8, 15, 17 में 2 का गुणा किया तो 16, 30 और 34 हो गया। ये चीज समझ में आ रही? और इनमें जो सबसे बड़ी भुजा है ना, इनमें जो सबसे बड़ी भुजा है वो बेटा हमेशा आपकी कर्ण होगी। क्यों? क्योंकि एक हाइपोटेनियस होगी। एक राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है। रीजन है क्योंकि कोण के सामने उसका भुजा, कोण के सामने उसकी भुजा होगी, और कोण राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो हमेशा आपकी कर्ण होती है। तो याद रखना कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा है वो आपका एक कर्ण ही होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर ये कोई आपका राइट एंगल ट्राइंगल था, ये अगर कोई आपका राइट एंगल ट्राइंगल था, तो ध्यान से समझना जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपका 16 आ जाएगा, ये आपका 30 आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पर 34 आ जाएगा। ठीक है, प्रत्येक शीर्ष से मतलब एक तो यहां पर, ठीक है, एक यहां पर और एक यहां पर। बेटा ये क्षेत्रफल हटाने के बाद, मतलब इतना पार्ट हटाने के बाद आपको ये वाले भाग, इस भाग का क्षेत्रफल बताना है। ये रेड वाला है ना, इस छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है। और यहाँ पर अगर त्रिज्या देखोगे 7 है, यहाँ पर त्रिज्या देखोगे 7 है, यहाँ पर त्रिज्या देखोगे 7 है, यहाँ पर त्रिज्या देखोगे तो 7 है। आप लोग करोगे क्या? तो ध्यान से समझना, सबसे पहले इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, सबसे पहले इस पूरे ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालो। और सभी को पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं 1/2, ठीक है, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपका 30, हाइट कितनी यहाँ पर आपकी 16। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 2 से काटोगे 8, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? 8, 3, 24, मतलब 240। ये चीज समझ में आ रही? अब क्या करोगे? ये वाला पार्ट बाहर निकालो, ये वाला पार्ट बाहर निकालो, ये वाला पार्ट बाहर निकालो, मतलब इन तीनों टुकड़ों को मिलाओ तो कंप्लीट एंगल आपका 180 बनेगा। ये एक वृत्त के टुकड़े हैं, एक वृत्त के टुकड़े हैं, और वृत्त का कंप्लीट आपका एंगल होता है कितना? 360। मतलब फॉर एन एग्जांपल समझना, इस वृत्त का कंप्लीट जो एंगल है वो आपका कितना होगा? 360। और 360 में से अगर मैं आधा कर दूं तो आप क्या बोलोगे? सर पूरे का अगर क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यही तो है। यहाँ पर 90, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, इन सबको मिलाकर 180, मतलब पाई मतलब 22/7,
आर मतलब 7 इंटू 7 और बटे आपका यहाँ पर 2 करोगे ना, 7 से काटोगे 7 बार, 2 से काटोगे 11 बार, तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 77। अब बेटा अगर इनका डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 10 में से अगर 7 जाएगा तो 3 मिलेगा, 3 और 3 6 मिलेगा, और यहाँ पर 1 मतलब 163 बोले तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ये चीज समझ में आ रही। 86 वाले बेटा गलत हो आप लोग। आप लोगों को बताना क्या था, आप लोगों को बताना है कि इन टुकड़ों को अगर आप हटा दोगे तो ये बीच वाला जो पार्ट बचेगा ना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इन टुकड़ों को हटाने के बाद इस बीच वाले भाग का क्षेत्रफल बताना है। ये सवाल बड़ा खतरनाक है, खतरनाक नहीं है, एक बार आप लोग देख लो, प्रो सवाल है, ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा लेवल तो हो गई, और एग्जाम में पूछा गया सवाल है तो थोड़ा सा इसमें बदलाव करके एक नया सवाल आपके सामने डिजाइन किया गया है कि एक व्यंजक आपको देके रखा है a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस कोष्टक में a माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब, और यहाँ पर आपको -8a³ बताना है किसके बराबर होगा। आपको यहाँ पर बताना है कि किसके बराबर होगा। अब जो सबसे पहले सवाल को सॉल्व करेगा, जो भी बच्चा इस सवाल को सबसे पहले सॉल्व करेगा, वो है आपका आज का परीक्षा प्रूफ, वो है आज का परीक्षा प्रूफ। एक मैं आपको आज फिर होमवर्क देने वाला हूं जिसमें आपको पूरा 48 घंटे का समय मिलेगा। 48 घंटे की, क्योंकि कल आपका संडे, कल तो आपकी छुट्टी है ही है, और इसके बाद मंडे को वो आपको जवाब, मतलब मंडे तक आपको सवाल का जवाब ढूंढ के लाना है। अगर आप पहले ला सकते हो तो पहले ले आना। एक सवाल आज फिर मैं देने वाला हूँ, और कोई भी सवाल हो सकता है, आपके प्रो सवाल होगा, बीच का कोई भी सवाल हो सकता है, ठीक है। तैयार रहना आज के होमवर्क के लिए। आज बहुत अच्छा सवाल अगर आप लोगों ने कर लिया ना बेटा, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। बताओ, किसी का भी नहीं आया, ये तो गलत बात है ना यार। देखो ध्यान से समझना, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझा होगा क्या, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा होगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो है, x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो है तो x³ y³ प्लस z³ बराबर आपको 3xyz मिलता है, 3xyz मिलता है। ये सभी को पता होगा। अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर हमेशा आपको 3xyz मिलेगा। ये चीज समझ में आ रही। तो एक बात बताओ, ये अगर मैं बोलूं कि ये आपका x था, ये आपका y है, तो ये आपका z होगा, तो इन सबको जोड़ो, ये आ जाएगा आपका a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। इनके बराबर आपको 0 मिल रहा है क्या, इनके बराबर आपको 0 मिलेगा क्या, प्लस a माइनस आपका b प्लस आपका c माइनस 8a³ 8a³ को आप बेटा 2a का होल क्यूब कर सकते हो, क्योंकि 2 का 8, a का a³, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 2a, यही आएगा, ठीक है, यही होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर अगर देखोगे तो ये a से 2a मतलब ये दोनों से कट जाएगा, b आपका इससे कट चला जाएगा, b c आपका इससे चला जाएगा, मतलब 0 आएगा। अगर ये 0 आता है, अगर ये 0 आता है तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा, 3xyz, मतलब ये तो देखिए रखा है x³ y³ और आपका z³, तो बराबर में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, बराबर में आपको यहाँ पर मिलेगा 3, ठीक है, 3xyz, xyz मतलब आपका a प्लस बी, ठीक है, x मतलब आपका a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, और y मतलब आपका यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी आपका प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पर आपका 2a³, यही आना चाहिए, ठीक है। अच्छा क्यूब हटा दो, 3xyz है ना, क्यूब क्या करेगा यहाँ पे, क्यूब को हटाओ, तो यहाँ पर 3 और 2 आपका 6 आएगा, 3 और 2 आपका 6a, तो यहाँ पर मिलेगा a प्लस बी माइनस आपका c, और यहाँ पर कितना मिलेगा आपको a माइनस बी प्लस आपका c, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। 3a नहीं होना चाहिए, 6a हो जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन में a प्लस बी है, ठीक है, a प्लस बी माइनस सी, ये गलत हो जाएगा, a माइनस बी मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने अलजेब्रा में पढ़ाया है कि अगर 3 वेरिएबल मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर आपका 0 है तो हमेशा ये आपका x³ y³ और z³ का सम 3xyz के बराबर होगा। तो आपने चेक किया कि ये x था, ये y था और ये आपका z था, क्या इनके बराबर आपको 0 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ये a³ x³ y³ और z³ देखे रखा है, मतलब रिजल्ट मिलेगा 3xyz,
इसमें किसी को कोई परेशानी, ये समझ में आई होप आप लोगों को आ गया होगा। फिर भी अगर ना आए, फिर भी अगर ना आए तो बेटा यहाँ पर a बराबर b बराबर c बराबर 1, मतलब वैल्यू पुटिंग से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो। वैल्यू पुटिंग से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो, इसमें किसी को कोई परेशानी। वैल्यू पुटिंग से कैसे निकालोगे, ये वाली वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करोगे, ये वाली वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करोगे, एक और एक दो मतलब एक, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पर एक माइनस आपका यहाँ पर 8। वैल्यू पुटिंग से भी यहाँ पर आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 6, यही आएगा। ऑप्शन में रखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 6। ऑप्शन में भी आप इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से अपना आंसर निकाल सकते हो, इसमें किसी को कोई परेशानी, ठीक है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, वैल्यू पुटिंग और आपका नॉर्मल फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करोगे। वैल्यू पुटिंग हटा देना साइड में, फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करना वो ज्यादा आसान है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। जिस प्रकार के प्रो क्वेश्चंस अभी आपने देखे, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स आपको परीक्षा के वीडियो कोर्सेज में देखने को मिलते हैं। परीक्षा पर एमपी पटवारी, एमपी सब इंजीनियर, एमपी एसआई और अन्य व्यापक एग्जाम के वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है। तो नवरात्रि के उपलक्ष्य में परीक्षा लेकर आया है भारी भरकम डिस्काउंट। परीक्षा पर सभी वीडियो कोर्सेज पर 40% के ऊपर 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको याद रखना है कोड JMD55, जहां पर आपको मिलेगा भारी भरकम डिस्काउंट। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 26, 27 और 28 सितंबर को ही वैलिड होगा, तो आपको डेट्स भी याद रखनी है और इस ऑफर का लाभ उठाना है। तो चलिए वापस चलते हैं प्रो क्वेश्चंस की तरफ, प्रदीप सर के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे की। पता है 192.5.848.3 इसे कह रहा भाई किसके अंतर्गत आएगा। तो भाई अब आपको सबसे पहले यही पता हो कि ये क्या होता है ना। देखो सिर्फ आंसर पता कर लेना ही मकसद नहीं रहता मेरा, मैं आपसे बार बार कहता हूं ये बातें, है ना। सिर्फ आंसर पता कर देना ही मकसद नहीं रहता। और जब आप सामान्य विद्यार्थी और प्रो की बात कर रहे थे साथियों, तो वहां क्या है कि आपके पास कुछ अलग चीजें हों, आपके पास वो चीजें हों जो सामान्यता नहीं है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, उनके पास जो नहीं है हमारे पास हो, तभी तो हम उनसे आगे और अच्छा करने वाले हैं, तभी तो हम सेलेक्ट होने वाले हैं। देखिए दिया गया प्रश्न जो है बड़ा ही शानदार प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि आप समझने का प्रयास करेंगे यहां, राइट। चलिए भाई अब देखो, अगर हम बात करते हैं 192.5.48.3, अब ये कहां आएगा। तो आपको पता हो क्लास ए बी सी डी ये क्या होते हैं, आपको यही पता हो। समझिएगा, समझाने का प्रयास करता हूं मैं। देखो जब भी हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं आईपी एड्रेस की। किसकी बात करते हैं साथियों, आईपी एड्रेस की बात करते हैं। आपको पता है ये क्या है, तो ये इंटरनेट की दुनिया में व्यक्तियों की पहचान है। इंटरनेट दुनिया में आपकी पहचान होगी। इंटरनेट दुनिया में क्या है ये पता है, माने आपकी एक स्पेसिफिक पहचान है और वो किससे है, वो है आईपी एड्रेस से, ठीक है ना। अब देखो ये आईपी एड्रेस जब होंगे, तो हमने कल देखा था कि भाई ये क्या होते हैं, ये लगातार परिवर्तित होते हैं, मतलब डायनेमिक होते हैं। ये डायनेमिक होते हैं साथियों, ये परिवर्तनशील होते हैं, ये है ना, डायनेमिक होंगे साथियों, मतलब परिवर्तित होने वाली चीज है, ठीक है। अब देखो इस आईपी एड्रेस के दो वर्जन हमने पढ़े, एक तो IPv4 होते हैं और एक क्या है, एक है IPv6 है। ये होता है हमारा वर्तमान में कौन सा है, तो वर्तमान में IPv वर्जन 6 चल रहा है और ये है 128 बिट्स का, आपको पता है भाई, है ना। चलिए ये था हमारे पास 32 बिट का। तो कुछ हम पढ़ते हैं। अब हमारे पास जो IPv6 है, यहां आप देखोगे कि आपको मिलेगी क्लास। अब आईपी एड्रेस क्या होता है साथियों, इसके होती हैं क्लास। आईपी एड्रेस के को 5 क्लास में डिवाइड किया जाता है, 5 क्लास में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 जो है वो है क्लास ए, एक क्लास ए है, फिर हमारे पास क्लास बी है, फिर हमारे पास क्लास सी है, क्लास डी है और ऐसे ही साथियों क्लास ई है। तो ये जो नंबर है ना, सामान्यतः जो आईपी एड्रेस होते हैं 4 भागों में बटा होगा और ये डॉट के माध्यम से अलग होता है। जैसा कि हमने लिखा है कि 192.5.48.3, देखिएगा जब हम पढ़ते हैं आईपी एड्रेस को तो क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस के 4 भाग होते हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग। और ये भाग अलग कैसे होंगे, तो ये डॉट के पॉइंट से अलग होते हैं, ये डॉट के पॉइंट से अलग होते हैं।
तो आईपी एड्रेस सामान्यतः 4 हिस्सों में बटा होगा और 4 हिस्से जो होंगे साथियों ये डॉट के पॉइंट से अलग होते हैं। आ रही है बात यहां तक समझ में सभी को? क्लास ए है ना। अब देखो यहां है क्या, तो क्लास 5 तक आप देखोगे कि अलग अलग देशों के अनुसार इसकी क्लास को डिवाइड किया गया है, अलग अलग देशों के अनुसार इसकी क्लास को साथियों डिवाइड किया गया है। सी बच्चे बोल भी रहे हैं, बहुत बढ़िया है ना। देखो तो अब होगा क्या, यहां आप देखोगे भाई अलग अलग क्लास के अनुसार चीजों को डिवाइड भी किया गया है। अब देखो ये बेसिकली किसी देश के, जैसे मैं अगर कह दूं आपको, समझिएगा बात, समझाने का मैं प्रयास करता हूं, आप लोग समझने का भी प्रयास करिएगा। जैसे मैं कह दूं कि ये है 91+, आपको पता है ना कि ये किस देश का मोबाइल नंबर का कोड है ना। जब भी आप देखते हैं कि फोन अगर इंडिया से आ रहा, क्या मिलेगा आपको? वहां मिलेगा +91, ठीक है। तो ऐसे ही आईपी एड्रेस के जो अंक होते हैं ये डिसाइड कराते हैं, इनसे हम लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब प्रत्येक जो पार्ट होगा ये किसी ना किसी को इंडिकेट कर रहा होगा। तो क्लास में यही है, जैसे मैं कह दूं कि भाई यहां अगर मैं कह दूं कि 0 से लेकर के 126 तक, है ना, 0 से लेकर 126 तक अगर नंबर है, मतलब जो पहला पार्ट है अगर ये आ रहा है 0 से लेकर के 126 तक, तो ये कहां आएगा? ये क्लास फर्स्ट यानी क्लास ए के अंतर्गत आने वाला है। इज दैट क्लियर? चलिए भाई अब देखो, अब देखना अगला जो हमारे पास है, अगला हमारे पास है 127 को छोड़ करके, 127 को छोड़ करके 128 से लेकर के 191 तक ये क्लास बी मिलेंगे अंक आपको, और 192 से लेकर के 256 तक ये आपको क्लास सी में देखने को मिलने वाला है। कहां मिलेगा? क्लास सी में देखने को मिलेगा। देखो 192 से लेकर के 256 तक ये कहां मिलेगा? तो ये मिलेगा क्लास सी में। तो देखना ये हमें कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 192। कहां लिखा हुआ साथियों? ये लिखा हुआ है 192। तो 192 आपको क्लास सी में देखने को मिल जाएगा। कहां? क्लास सी में देखने को मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वर्तमान में ऐसा कहा गया भाई क्लास सी तक क्या हो रही है? यूज में आ रही है। वर्तमान में क्लास सी तक ही यूज में साथियों आ रही है। क्लास डी और जो क्लास ई है ये भविष्य के लिए सिक्योर है कि जब भी लगेगा हमें कि अब इसका यूज करना है तब हम इनका उपयोग करना आरंभ कर देते हैं। तो प्रश्न अगर ये बनता है कि आईपी एड्रेस को कितनी क्लास में डिवाइड किया गया है, तो इसका आंसर है कि 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लास 5 कौन कौन सी है? तो क्लास ए, बी, सी, डी और ई। और ये जो अंक हैं तो ये स्पेसिफिक लोकेशन को इंडिकेट करती हैं, ये आप ध्यान रखना है ना। और देखिएगा जो यहां अंक आपके पास 127 है ये फिक्स है पिंग के लिए। काहे के लिए? पिंग के लिए। पिंग क्या होता है इसलिए आपको लगातार क्लास में बने रहना पड़ेगा। ये जो क्लियर हुआ ये आपको समझ में आ गई, ये वाले पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है या नहीं क्लियर है? बताने वाली बात है ये आपको, ठीक है। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि जब भी कुछ आपके सामने आए साथियों उसकी तह तक जाना है, हर एक चीज को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके बिल्कुल। और तमाम साथियों के राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। खालिस्तान एक पूर्ण यूआरएल का पहला हिस्सा है जिसकी वेब संसाधन का उपयोग करने के लिए जरूरत होती है। आपको देना जवाब किसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ किसकी? अगर हम कहते हैं किसके साथियों, अगर हम कहते हैं एक पूर्ण यूआरएल का जो पहला हिस्सा होता है। देखो शानदार प्रश्न है और देखिएगा हम इस पूरे प्रश्न का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा बात को और सुनना है, समझने वाली बात है, रुक जाना है। जो भी बच्चे देख रहे हैं सबको रुकना आवश्यक है यहाँ, है ना। देखो बताना है आपका इसका आंसर क्या होगा भाई। पहले बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर हम इसमें बात करने वाले हैं कि हमें और यहाँ क्या क्या जानना है, यहाँ हमें और क्या क्या जानने की आवश्यकता होती है साथियों, ठीक है ना। और बच्चे कह रहे हैं भाई डोमेन पता। देखो समझिए, रुक जाओ। देखो यही दिक्कत होती है, कंफ्यूजन कहीं है, कहीं डाउट है, या हमने जो पढ़ रखा है अच्छे से नहीं पढ़ा हमने जब पढ़ा था। सुनिएगा ध्यान से, एक्चुअली में बात क्या है। अभी हम पढ़े हैं यूआरएल का फुल फॉर्म, हमने पढ़ लिया है अभी। देखो सबसे पहले पता हो कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको जानते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है साथियों, है ना। और ये है क्या, तो भाई ये वेब पेज का एड्रेस है, माने इसके माध्यम से आप स्पेसिफिक वेब पेज पर पहुंच सकते हैं, राइट। अब देखो इसको हमने कहा कि भाई ये 4 हिस्सों में बटा होगा, तो जो पहला हिस्सा रहेगा वो क्या है, वो है साथियों प्रोटोकॉल। वो क्या रहेगा?
प्रोटोकॉल रहेगा। फिर आप देखोगे भाई क्या रहेगा इसके बाद आपका, हम कहते हैं भाई देखो इसके अलावा क्या रहेगा, तो फाइल नेम, पाथ नेम, इसके अलावा डोमेन नेम रहेगा, और फिर क्या रहेगा, फाइल नेम रहेगा, और इसके अलावा एक क्या रहेगा भाई, पाथ नेम। क्या रहेगा, पाथ नेम रहने वाला है। देखो 4 हिस्से होते हैं, आपको पता हो इसके। और जिसमें कह दूं कि https कॉलन रहेगा, फिर क्या रहेगा भाई, www परीक्षा, आपने लिखा परीक्षा.com या .co.in, है ना। इसके अलावा अगर आप कोई चाहते हैं फाइल खोलना, तो अगर ये एड्रेस है तो बेसिकली ये क्या साथियों, ये इस वेबसाइट के स्पेसिफिक पेज तक पहुंचाने के लिए हमें ये मिल रहा है। और इसमें जो आपका पहला हिस्सा है ना, पहला हिस्सा जो है ये क्या होता है, तो ये HTTP क्या है साथियों, तो ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के काम आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझिएगा, ये सारे प्रश्न आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये आए हुए आपको मिलने वाले हैं। मतलब प्रश्न तो आते हैं ऐसे, हम पढ़ते नहीं वो अलग बात है, हम पढ़े ना वो अलग बात है। तो इसलिए आपको तैयार रहना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, पसीना बहाना होगा साथियों, राइट। चलिए, और 9वां हमारे पास है कि ईमेल का सही प्रारूप कौन सा है। देखो फिर से एक शानदार प्रश्न है आपके सामने, ये है ना, शानदार प्रश्न है। और देखो एक तो भाई URL होगा, एक URL होगा, और एक हो रहता क्या, एक हमारे पास रहेगा ईमेल एड्रेस। माने एक तो रहेगा हमारे पास वेबसाइट का एड्रेस, और एक रहता है ईमेल का एड्रेस। इन दोनों एड्रेस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। समझिए कौन कौन से एड्रेस हैं, एक तो भाई ये है URL और एक है ईमेल का। समझिएगा ध्यान से, URL जो होगा इसके 4 पार्ट होंगे, लेकिन इसके 2 ही पार्ट होते हैं, है ना, 2 ही पार्ट होते हैं। और 2 पार्ट में क्या हो साथियों, एक पाओगे भाई, एक पाओगे यूजर नेम, एक क्या पाओगे, 8 के साइन से अलग रहेगा, और एक साइड क्या रहेगा, एक साइड रहेगा यूजर नेम, और एक साइड क्या रहेगा, डोमेन नेम रहेगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो समझ देख लीजिए, ये इसमें 2 @ है, गलत हो जाएगा, ये पहले गलत हो जाएगा। और फिर देखो gmail@sales.com, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, जीमेल भी डोमेन हो जाएगा और ये भी डोमेन, तो ऐसा नहीं होगा, एक चाहिए यूजर नेम। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, आसान सा प्रश्न थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। 5वें नंबर प्रश्न पे जाते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे वर्तमान में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में शामिल नहीं किया गया है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं किया गया है। चल इसका आंसर लगाएंगे तो सबसे पहले तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की अगर बात करें 2007 है ना, अब इसमें किसे शामिल नहीं किया गया। ऑड वन आउट भी करोगे ना, थोड़ा दिमाग लगाओगे, क्योंकि ये प्रो का क्वेश्चन है। प्रो के क्वेश्चन में लॉजिक लगता है, भले ना पढ़े हो तब भी बन जाएगा। तो लॉजिक लगाइए कौन सा अलग जा रहा है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं है। क्या, चावल, अंडे, गेहूं, दाल। तो देखो ये अनाज, ये अनाज, ये अनाज, और अनाजों को नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आपका जो सही उत्तर यहां पे बनेगा वो बनेगा एक्स। क्या बनेगा, अंडे। अंडे यानी एक्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में पेपर जो थे बड़े इजी आए थे, है ना, किसी किसी शिफ्ट में पेपर बहुत इजी आए थे। ठीक है, फिर नाबार्ड की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी लॉजिक से लगाना है, ये क्वेश्चन भी लॉजिक से आपको लगाना है। देखिए 12 जुलाई 1900 खालिस्तान में आपके यहां पर क्या आई थी, नाबार्ड स्थापित हुआ था। अब इसके हिसाब से आप पंचवर्षीय योजना लगा सकते हैं। अगर मैं कहूं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए तो आपका 66 से लेकर 69 तक इसको रोक देना है। ठीक है, फिर 78 से लेकर 80 तक रोक देना है, 90 से लेकर 92 तक रोक देना है। ये 3 बार योजना विकास करा देना। अब कब से कब तक शुरू हुई, तो 51 से 56, 56 से 61, 61 से लेकर कहां तक, 61, 5, 66, फिर 69 से लेकर कहां तक, 74, 74 से लेकर 78, क्योंकि 4 ही साल चली थी। ठीक है, फिर 80 से लेकर कहां तक, 85 तक चलेगी, 85 से लेकर कहां तक, 90 तक, है ना, और 92 से लेकर 97 तक। इसमें काउंट करो, ये पहली पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय, तीसरी पंचवर्षीय, चौथी पंचवर्षीय, 5वीं पंचवर्षीय, 6वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना और 8वीं। तो क्या आपका ये चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आएगा, नहीं आएगा। तो इसको बाहर कर दो, क्योंकि ये 1982 में आपका गठित हुआ था नाबार्ड।
अब 82 कहां आ रहा है? 80 से 85 के बीच, मतलब छठवीं पंचवर्षीय योजना के बीच। तो लॉजिकली हम इस प्रकार से इसका उत्तर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो पंचवर्षीय योजनाओं में योजनावकाश 3 आए थे, उनको साइड कर दो और इसके बाद में प्रॉपर इसका ईयर मेंशन कर दो। अब इसके बाद में नाबार्ड स्टैब्लिश कब हुआ? तो 12 जुलाई 1982 में, और 1982 आता है 80 से 85 के बीच में, जो कि छठवीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है। तो इस प्रकार से लॉजिक लगा के आप ये वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, भले ही आपने क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थानों को खालिस्तान के संवैधानिक निर्देशों के अनुसार स्थापित किया गया है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है, प्रॉपरली अगर हम बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में भी इसकी व्यवस्था की गई है। क्या कहा गया है? कि पंचायतों का विकास। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, आपके भारतीय संविधान में भाग 1 है, भाग 2 है, भाग 3 है, भाग 4 है, 4A है, फिर इसके बाद में 5 है। तो भाग 1 क्या करता है? आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। किसकी बात करता है? यूनियन एंड इट्स है ना, टेरिटरी की बात करता है। जो भाग 2 है, ये बात करता है किसके? नागरिकता की, मतलब सिटीजनशिप की, जो कि आपका 5 से लेकर कहां तक जाता है? 11 तक जाता है। फिर ये 3 आपका फंडामेंटल राइट आता है, जो 12 से लेकर कहां तक जाता है? 35 तक जाता है। फिर अगला आपका आता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं, जो 36 से लेकर कहां तक जाते हैं? 51 तक जाते हैं। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज आती है, और ड्यूटीज जाती है आपका 51A में। ठीक है, फिर इसके बाद में सेंट्रल में चले जाओगे तो 52 से 151 तक ये आपका चले जाएगा। अब इसमें कहा गया कि 40 में है, और 40 किसके अंतर्गत आएगा? भाग 4 के। और भाग 4 किसका हिस्सा है? तो भाग 4 है आपका 40, मतलब डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? मूल अधिकार नहीं होगा, प्रेम्बल नहीं होगा, फेडरलिज्म नहीं होगा, नीति निर्देशक सिद्धांत इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम दूसरे सब्जेक्ट को भी रिलेट करते हुए इसके साथ आंसर में जा सकते हैं। तो ये लॉजिक हमें लगाना पड़ता है, और इसी हिसाब से ये हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, और पूछे जाने की संभावना भी बनती है। फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने निम्नलिखित में से किस योजना को प्रतिस्थापित किया है? तो सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 2015 से हुई। और किसको प्रतिस्थापित किया इसने? तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को, या फिर संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना, या दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो ये प्रो का क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो आंसर बनेगा। तो सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015 में आई। ठीक है, फिर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो डेवलपमेंट से लेना देना नहीं, अभी आंसर को हम हटाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, कौशल से भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये सब कुछ आपका ग्राम ज्योति, ज्योति मतलब बिजली, ज्योति मतलब दिया, दिया मतलब बिजली, बिजली से संबंधित होगा। फिर देखिएगा रोजगार, तो रोजगार से भी संबंधित नहीं। अब बचा क्या? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, तो ऑब्वियसली विद्युतीकरण से ही रिलेटेड है, और ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी लग जाएगा 2005 में। ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005, लेकिन आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015 में आई। तो ऐसे लॉजिक लगा के हम ऑड वन आउट करके आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत सरकार के उस सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताएं जो मध्य प्रदेश लगातार 7 बार, कितने बार? 7 बार, ध्यान देना यहाँ पे, मध्य प्रदेश लगातार 7 टाइम्स, कितने बार? अच्छा मैं लिख भी देता हूं, 7 टाइम्स, टोटल 7 टाइम्स प्राप्त किया है। तो मध्य प्रदेश को लगातार 7 बार ये पुरस्कार मिला है ना। तो सबसे पहले 2011-12, फिर 12-13, और फिर इसके बाद में ये मिला है 14-15 में। ठीक है, तो ये तीनों बार जो मिला है, कुल खाद्य, प्रो का क्वेश्चन है, दिमाग लगाना, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए, किसके लिए? कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए। तो 11, 12, 12, 13 और 14, 15 में जो मिला है कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए। ठीक है, और 15, 16, 16, 17 की बात करें, 2015, 16, 16, 17, इसमें मिला है इन्हें गेहूं उत्पादन के लिए। किसके लिए मिला है? गेहूं उत्पादन के लिए मिला है। बिल्कुल सभी लोग इसका आंसर लगा लेंगे। 17-18 में मिला है दलहन उत्पादन के लिए। किसके लिए? दलहन उत्पादन के लिए 17-18 में मिला है, और यह पुरस्कार दिया जाता है कृषि कर्मण पुरस्कार के नाम से।
किसके नाम से? कृषि कर्मण पुरस्कार के नाम से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है,